नाजरीन, एक बार फिर मैं शहाना मिरातुन्निसा में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपके फ़ीडबैक्स के, आपके ईमेल्स के। आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालते हैं, इसके लिए हम पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इसी तरह लगन के साथ इस प्रोग्राम को देखते रहिए, जो कि कलाम मुक़द्दस की रहनुमाई से हासिल करके आप तक पहुँचाने की काविश है और आपकी दुआओं के शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे लिए करते हैं। इसी वजह से नाजरीन, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं कि पेश किया जाए ताकि हम भी सीखें और हमारे वो नाजरीन जो कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में ये इश्यूज़ हैं, इन प्रोग्राम्स के वसीले से और खुदा की रहनुमाई के वसीला से अपनी इन सारी मुश्किलात का हल पा सकें। सिस्टर, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू शहाना। सिस्टर, मैं जिस तरह हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम एंड किया, एंड तो खैर नहीं हुआ, टू बी कंटिन्यू ही है। मैं ये चाहूँगी सिस्टर के तलाक़ के हवाले से जो हमारा टॉपिक चल रहा है, आज हम इसको कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में इसको वाइंड अप करें। और जिस तरह मैंने लास्ट प्रोग्राम में नाज़रीन आपसे कहा था कि सरप्राइज़ है, इस प्रोग्राम के बाद जो अगला प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा वो टिप्स के हवाले से होगा। वो लोग, वो बहन भाई, वो बेटियाँ किसी वजह से परेशान हैं और शायद वो ये सोच रहे हैं कि अब हम तलाक़ लेंगे या अब हम सेपरेट हो जाएंगे। कोशिश करेंगे कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करें, वो इश्यूज़ को जो आपकी लाइफ में हैं उनका कोई छोटा सा हल आपकी नज़र कर सके खुदा के कलाम में से, लोगों के तजुर्बात की बिना पर, ताकि आप उसे सुनें, अडॉप्ट करें और अपनी ज़िंदगी को, अपनी खुशहाल ज़िंदगी को बचा सकें, ताकि जो कहीं कमी कमज़ोरियाँ सबसे होती हैं रह जाती हैं, मगर कोशिश है कि आपकी मुश्किलात का हल हम पेश कर सकें। और किसी एक भी ख़ानदान का, एक भी फैमिली का घर अगर हमारी इस पूरी सीरीज़ की वजह से बच जाता है तो मैं ये समझती हूँ कि हमारी सारी मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है। सिस्टर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि पहला कुरिन्थियों 7:11 इस हवाले के मुताबिक, नाज़रीन आपकी स्क्रीन पर ये रेफरेंस आ रहा होगा तो ज़रूर प्लीज़ आप तिलावत कीजिएगा, बल्कि मैं चाहूँगी सिस्टर कि अगर आप पढ़ दें पहला कुरिन्थियों 7 बाब उसकी 11वीं आयत। और अगर जुदा हो तो या बेनिकाह रहे या अपने शौहर से फिर मिलाप कर ले। सिस्टर, जो आपने रेफरेंस अभी पढ़ा है जी, इसके मुताबिक क्या तलाक़ के बाद दोबारा शादी हो सकती है उसी शौहर से या फिर किसी और से? अगर हम रेफरेंस को देखें, खुदा का कलाम हमें यही कह रहा है कि अगर जुदा हो, जुदाई थोड़े टाइम की, यहाँ तलाक की बात नहीं, यहाँ सेपरेशन की बात हो रही है। ये देखिए, ये तो आपकी मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, जी, मगर लोग अपनी अपनी तफसीरें, अपनी अपनी तशरीहात बयान करते हैं कि नहीं, खुदा ने तो, अब अगर मैं मिसाल के तौर पर नाजरीन, इससे बिल्कुल डिफरेंट है। अब पैदाइश की किताब में खुदा ने ताबेदारी का हुक्म भी दिया है। जी, खुदा ने उसे कहा ये तेरा मददगार है। जी, अब एक मददगार औरत को बनाया, दूसरा मददगार यसु मसीह ने, खुदावंद यसु मसीह ने रूहुल कुद्दुस को कहा, औरत को मुशाबा बना दिया रूहुल कुद्दुस से, जी, मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। औरत को, मर्द को कहा गया औरत तेरे लिए मददगार है। मगर आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो क्या है? जी। क्या मददगार आप उस सेंस में कहते हैं कि क्या ये नौकर है जो हमारा मदद करने के लिए हर वक्त तैयार है, या आप उस सेंस में कहते हैं कि मैं कहीं कमज़ोर हूँ इसीलिए खुदा ने मुझे मददगार दिया, क्योंकि मदद की ज़रूरत आपको, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, शायद बहुत सारे लोग इख्तलाफ करते हो इस बात से कि मदद की ज़रूरत जब भी पड़ती है जब आप वो काम ना कर सकते हो। जी, इसीलिए खुदा ने एक बेहतरीन मददगार रूहुल कुद्दुस के तौर पर हमें भेजा ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, गलत रविश पर ना जाए और खुदा के पाक रूह की आवाज़ सुने और सही रास्ते का तयन कर सकें। बिल्कुल शहाना, दोनों बातों में जब आपको अपनी लाइफ की बड़ी फैसलों में होना होता है तो वहाँ पर आपका पाक रूह जो है वो आपकी मदद करता है। बेशक। और अगर आप दुनियावी चीज़ों की बात करें तो खुदावंद ने आपको साथी दिया है जो आपकी मददगार साबित होती है हर सूरत में, फ़ैसलों में, बच्चों के मामले में, घर के फ़ैसलों में, और सिर्फ़ उसको नौकरानी या हेल्पर, हर जगह आपको हेल्पर मिलती है। अगर आप स्कूलों में देखें तो एक लीड टीचर होती है तो उसके साथ हेल्पर टीचर अकॉर्डिंग टू द वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अगर मददगार को लोग नौकर समझते हैं तो ये उनकी गलतफ़हमी है कि मतलब मददगार मीन्स कि हर काम में वो मदद कर सकती है। मेंटल डिसीजंस
पावर में भी वो उसके साथ साथ खड़ी है, फिजिकल कामों में भी वो उसके साथ इवन अक्सर वो है। मैंने देखा है, शायद आपकी भी, खैर आपका तो बहुत ज़्यादा तजुर्बा होगा, कि मर्द अक्सर अपने जो डिसीजन है ना वो औरत को दे देते हैं, जी मगर बाद में कंप्लेन करते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं, सारा इख्तियार तो उसके। भाई आपने दिया क्यों यार? जी आपके अपने हाथ में रखो आप। मतलब आपको लगता है कि वो उसके डिसीजन ठीक है, पावरफुल हैं, सही तौर पर वो काम कर रही है, तो इसलिए आप उसको डिसीजन देते हैं। जी। मगर शाहाना उसमें यही है ना कि मतलब अगर आप कलीसिया का सर मसीह है, मगर औरत का सर तो बेशक, मैं उसका बिल्कुल, देखिए, शौहर मैं है। कलाम के बिल्कुल खिलाफ जी बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये ला तब्दील है। बिल्कुल एक नुक्ता या एक शोशा जो है ना हम अपनी तरफ से नहीं लगा सकते। अगर कलाम ने कहा है कि औरत का सर मर्द उसका है, मर्द है। तो वो 110% जी मर्द ही है। मर्द की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सर बनकर दिखाए, बिल्कुल। अब वो धड़ जो है, वो धड़ सर के बगैर कुछ नहीं है और सर धड़ के अकेला बगैर कुछ भी कुछ नहीं नहीं। है। तो दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी की तरफ जाना है। अब यहाँ पर अगर हम फिर दोबारा रेफरेंस पे मैं आ जाती हूँ कि अगर वो ये कहा जा रहा है कि जुदा हो, अगर वो जुदा हो, हमारे यहाँ क्या होता है कि फ़ौरन बात छोटी सी है, मुझे तलाक दे दो। आजकल डिमांड ऑन डिमांड तलाक भी हो रही है, ज़रा सी बात होती है। ये खुदा के कलाम वाली तो रीज़न अभी तक सामने आती ही नहीं है शादी में। अगर हम रेफरेंस और पढ़ेंगे तो आप और क्लियर मैं कर सकूँगी, मगर यहाँ पर बीवी के लिए यही कहा गया है कि या तो वो बेनिकार है या उसी शौहर के पास वापस चली जाए, दूसरी शादी नहीं कर सकती, दूसरी दूसरे शादी मर्द से शादी। दूसरे मर्द ये से। सवाल ही मैं कैंसिल कर देती हूँ बिल्कुल क्योंकि कलाम जो हमें सिखा रहा है ना, हमने उसी पर रहना है। मैंने ये सवाल इसीलिए तरतीब दिया नाजरीन, कि वो ख़वातीन या वो मर्द जो ये सोचते हैं कि हमने इसको छोड़ दिया, हम दूसरी कर लें, वजह वो नहीं है जो कलाम बताता है। क्योंकि आजकल, अभी हम प्रोग्राम से पहले ही डिस्कस कर रहे थे इस बात को, कि ये वजह देखने में बिल्कुल नहीं आ रही कि औरत या मर्द जना की वजह से एक दूसरे को छोड़ते हैं। इश्यूज वही हैं, जहेज का इशू, बच्चों का इशू, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स, या और कोई दूसरी प्रॉब्लम्स जो कि कलाम के बिल्कुल अलहदा हैं, कलाम से बिल्कुल बिल्कुल हट कर है। वो ऐसे इश्यूज हैं शहाना जो बिल्कुल माशरती तौर पे हैं और वो थोड़ी देर के लिए एक बिल्कुल बबल की तरह है। वक्ती वो तौर पर वक्ती बिल्कुल तौर पे बिल्कुल हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते सेटलमेंट हो हैं। जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर लफ्ज़ जुदा, जुदा का लफ्ज़ यूज़ हुआ है कि मतलब अगर वो जुदा हो। सिस्टर, आप इस बात को फेवर करेंगी कि अगर आपकी आपस में इस कदर इख्तलाफात बढ़ गए हैं, तो जी थोड़े अरसे के लिए उन्हें एक दूसरे को गैप देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। क्यों देना चाहिए कि जुदा होंगे, अपनी नेगेटिविटी, अपनी पॉजिटिविटी, दोनों चीज़ें, अच्छी बुरी चीज़ें समझकर, और ये अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग हों। ये नहीं कि आप 20 साल के लिए अलग हो रहे हैं, तो 20 साल में वो बात वो नहीं डेवलप होगी। आप 1 दिन दे दें, 1 हफ़्ता दे दें, बस, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि खुदा ने आपको जोड़ा है, उसे इंसान जुदा ना करे। तो हमें ये सब चीज़ों को देख कर चलना है कि अगर वो थोड़े टाइम के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि ठीक है तुम थोड़ा गैप लो, मैं थोड़ा गैप लेती हूँ, वापस आएंगे तो न्यू चैप्टर से, नए पेज से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करें, और फिर वो पुराना पास की चीज़ें मिटा कर आए, भूल कर आए। फॉरगिव एंड फॉरगेट। यहाँ लोग फॉरगिव तो कर देते हैं, ये जो फॉरगेट है ना, ये हमने सीखा ही नहीं। जब हम इस चीज़ को सीख लेंगे कि गलती हुई, उस वक्त माफ़ कर देते हैं, चलो माफ़ कर दी, भूलें भी तो सही। उसको एक वो चांस 5-6 दिया, साल बाद, 10 साल बाद फिर वो याद फिर आती है, वो रिपीटेशन बात याद करने है? से आप क्या करते हैं, आप सैंडविच बना रहे हैं। भला वो सैंडविच के ऊपर 5 साल बाद लगाएं या 10 साल बाद, उसके दिल में रहेगा कि देखो माफ़ कर दिया था, फिर भी रिपीट किया। तो ये जो रंजिशें हैं, अगर आप खुदा में स्ट्रॉन्ग हैं, तो प्लीज़ मैं ऑडियंस से भी ये बात कहूँगी ज़रूर। कि अगर आप खुदा में स्ट्रॉन्ग हैं, तो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से और पुरानी चीज़ों को कुरेद के कुछ भी नहीं मिलेगा। अपनी ज़िंदगी को नए चैप्टर से स्टार्ट करें, नई चीज़ें लिखें और आज को जिएं, क्योंकि खुदा भी हमें यही सिखाता है कि तुम फ़िक्र करके क्या कर सकते हो। बल्कि वो खुदा तो बड़ी खूबसूरत बात करता है कि अपने सारे बोझ मुझ मुझे पे दे। डाल दो। तो बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। कौन कहता है
कोई भी नहीं कोई कहता, भी नहीं बल्कि वो कहता कहता। भाई मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अपनी टेंशन अपने पास रखो। तो बड़ी खूबसूरत बात है कि कोई भी मुश्किल है, परेशानी है, खुदावंद के पास आए। वो तो डेली आपका बोझ उठाने को, आपकी सारी मुसीबतों को, मुश्किलात को लेने के तैयार है, मगर हम देने वाले बने। बिल्कुल। सिस्टर मैं चाहूँगी एक और रेफरेंस हम देखें, मत्ती 5:32। मत्ती 5:32, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे तो वो उससे जिना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो जिना करता है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? कितनी क्लैरिटी। और ये हरामखारी वाली बात इस माशरे में मैंने बहुत कम, अगर हम रेशो देखें तो 10% ज़्यादातर औरतें या मर्द कोशिश करते हैं कि इस हद तक अपनी ज़िंदगी को ना पहुंचाएं। मगर अगर ये होता है तो इसके अलावा कोई मर्द अपनी बीवी को ना छोड़े। जबकि अगर जिस तरह आप भी खिदमत करती हैं, और आप तो खैर बहुत काउंसलिंग वगैरह भी करती हैं कपल्स की, तो आपसे बेहतर तो मैं समझती कोई नहीं बता सकता कि इशू होता क्या है। अगर हम इश्यूज बात करेंगे ना शाहाना, तो मुझे मैं चाहूँगी सिस्टर एक या दो इश्यू ज़रूर आप बताएं, क्योंकि क्योंकि वाकई रियली जब हम उन सर्कमस्टेंसेस से गुजरते हैं तो हम उस इशू को भूल जाते हैं, और जब कभी गलती से याद आए तो शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं होता। और अगर वाकई तलाक हो गई है तो सारी ज़िंदगी की एक तो अपने ऊपर हम लान तान कर रहे होते हैं, अपने आप को कसूरवार ठहरा रहे होते हैं, यार बात तो कुछ भी नहीं थी। तो मैं ये चाहूँगी कि आप ज़रूर कोई एक या दो इश्यूज़ ऐसे ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि गलती सबसे हो सकती है। हो सकता है कोई मेरा भाई या मेरी कोई बहन ऐसी कोताही कर रहे हों, मगर हमारे इस प्रोग्राम से अगर वो वाकई अपनी पिछली उस पॉइंट को नोट कर लें तो शायद किसी का ख़ानदान बच जाए। हाँ, मैं एक केस स्टडी आपके सामने रख सकती हूँ कि वो दोनों मियाँ बीवी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर फैमिली में जब रहते हैं तो उस बीवी की नेचर में ये था कि वो थोड़ी क्लमजी औरतें होती हैं ना, कि एक चीज़ नहाए, शैम्पू वाइप नहीं किया, टाइल्स वो नहीं की, शैम्पू एक बहुत जगह पर नहीं ज़्यादा रखा, सफाई पसंद और चीज़ को जगह पे रखना। बिल्कुल चीज़ें वहाँ नहीं रखी, तो वो बढ़ती गई। वो मर्द जब भी आते हैं तो मैं जब वापस आता हूँ घर मुझे नीट नहीं मिलता। उनके घर में ये रिवाज था कि उसकी माँ बहुत ऑर्गेनाइज थी, तो उससे अपनी माँ को देखा हो, तो मर्द हमेशा अपनी कंपैरिजन या तो अपनी माँ से करता है या बहन से करता है, तो वो गलत नहीं है। तो अगर बीवी को वो बताना चाह रहा है तो ये हो गया कि हमारे पास वो जब केस बिल्कुल एंड तक था वो तलाक। अब उन्होंने तलाक ले ली हुई है, सेपरेट है, उनका एक ही बेटा है और वो नहायत मुश्किल में है। वो बच्चा मेंटली ट्रॉमा में है, वो उसकी कोई लाइफ नहीं है। स्कूल में वो बच्चा सबको मारता है, पीटता है, उसको किसी भी स्कूल में रखा नहीं जाता और वो मेंटली डिसऑर्डर में चला गया है। क्यों? मियाँ बीवी की छोटी छोटी लड़ाइयाँ। और हमने आखिर में उनसे कहा कि आपके पास औलाद है। जब हम उन्हें समझाने लगे, ये छोटी छोटी चीज़ें थी, जब वो सुनते थे तो उनसे सीखकर मैं भी अपने घर में आती थी, तो अगर मैं कभी कोई शैम्पू इधर उधर उसकी जगह पर नहीं रखती थी तो मैं डर गई, क्योंकि मुझे खौफ आता था कि कल को मेरी शादी को 20 साल हो रहे हैं। तो मैं कहती थी मर्द इस तरह की सोच भी रख सकते हैं कि एक शैम्पू बीवी जगह पर नहीं रख रही, या खाने में नमक कम हो गया तो उससे उसको बढ़ाते गए, या उसके कपड़े इस्त्री करके नहीं दे रही, या उसके शूज़ पॉलिश। पहले ये भी होता था, मेरी मम्मी ने अपने हस्बैंड के लिए ये सब चीज़ें की, तो मतलब मैं भी करती हूँ, मैं हाँ, अभी भी करती हूँ। तो अब आप इससे देखिए कितनी औरतें हैं जो हाँ जी, बिल्कुल। सारे काम कर रही हैं, और उसके बावजूद अगर ये छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं, बजाय आप प्यार से उसको समझाते। कि हम अक्सर बच्चों को बोलते हैं, मैं अपने बेटे को अक्सर बोल देती हूँ, बेटा ऐसे नहीं ऐसे। तो जब हम एग्जाम्पल देते हैं ना, खुद करके रोल मॉडलिंग कर देते हैं, तो वो बेहतर हो जाता है। शायद हमने उनको समझाने की, जब मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये कोशिश की कि हमने उन्हें कहा कि भाई शैम्पू है ना, आप रख दिया करो, आपका घर है। मगर वो ये कहते थे मैं क्यों, मैं सारा दिन काम करके आता हूँ, ये करती क्या है। तो मतलब हम इल्ज़ाम पे आ जाते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग को मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ इतना ले जाते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को, तलाक एक बहुत बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है जिसको खुदा ने भी
नापसंद किया है। मतलब बेशक। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुझे इससे मतलब नफरत है, इस नाम से। और हम उसको इतनी दिलेरी से आजकल लड़कियां कह देती हैं, ज़्यादा कमा रही हैं तो तब भी कह देती हैं कि मुझे तलाक दे दो, मर्द भी कह देते हैं मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो इस तरह की चीज़ों से आने से पहले आप ये देखें कि खुदा का कलाम आपको क्या कह रहा है कि आप छोड़ ही नहीं सकते इस रीज़न की वजह से। ये जो छोटी छोटी रीज़न्स है, आप उसको कलेक्ट करके क्या उसको कंपैरिजन आप दे रहे हैं हरामकारी से? तो तलाक तक पहुंचने से पहले आप छोटी छोटी चीज़ों को देखें कि मेरी बीवी में या मेरे शौहर में और कितनी क्वालिटीज़ हैं। तो खुदा मैं तो सबसे ये कहूँगी कि जिसको खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। और इस कलाम को जो बिल्कुल ज़िंदा आपके सामने है, खुदा आपसे कह रहा है कि हरामकारी के अलावा अगर छोड़े तो या तो उससे ज़िना कराता है, और अगर कोई उससे ब्याह करे तो वो उससे ज़िना करता है। कलाम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये बता रहा है। और उससे पहले हमने पढ़ा कि वो बेनिकार है या वापस अपने शौहर के पास चले। आप खुदा से और कितनी डायरेक्शन चाहेंगे? आप खुदा से और क्या बात चाहेंगे? हर जगह खुदा ने लिखा है कि ये चीज़ मुझे नापसंद है, नफ़रत है, नहीं होनी चाहिए। उनके दिल सख्त होने की वजह से ये चीज़ की गई थी। बिल्कुल। तो मतलब अगर हम रेफरेंसेस पे चले जाए ना शाहाना, तो मेरे ख्याल में हम खुदा के कलाम में इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और फिर आपको असूल बता दिए गए कि बीवी क्या है, मर्द और क्या है। किस तरह से एक दूसरे फिर के साथ हमें रहना है। बिल्कुल। तरीक़ेकार बता दिए गए कि एक बीवी के क्या क्या फ़राइज़ हैं। आप प्लीज़ एक दूसरे को समझें, तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें, और खुदा के कलाम को कहीं भी इधर उधर ना हो, और अपनी मर्ज़ी से उसको टर्न एंड ट्विस्ट ना करें। ये सबसे बड़ी बात यही है। क्योंकि बिल्कुल। हम जब खुदा हमें सीधे रास्ते पे ला रहा है, रोशनी है वो हमारे लिए, चिराग है वो हमारे लिए, तो हम उस चिराग को नीचे क्यों रखते हैं? अपनी ईगो को ऊपर रख लेते हैं। अपनी खुददारी तो हम जाहिर कर देते हैं कि हम बड़े खुददार हैं, मगर दूसरे की खुददारी को निगलेक्ट कर देते हैं। बहुत खूबसूरत बात। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि एक और बात आपसे शेयर करूँ, और मेरे नाज़रीन भी ज़रूर इस सवाल के जवाब से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। शादी में बंधे हुए हैं दोनों फ़रीक़ीन, मगर फिर भी किसी वजह से, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इस सूरत में वो अपने आप को गुनाह में पड़ने से कैसे रोक सकते हैं? और वो सेटिस्फेक्शन किसी भी सूरत से हो सकती है, किसी भी वजह से वो एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं है, और थर्ड पर्सन आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश भी कर रहा है, बज़ाहिर रवैये से कह लें, फाइनेंशियली कह लें या फिज़िकली कह लें। उस सूरत में गुनाह में पड़ने से कैसे रोक सकते हैं? हाँ शाहाना, मैं इस सिलसिले में आपसे यही अर्ज़ कर सकती हूँ कि जब वो वहाँ पर अपनी वर्क प्लेस पे या घर में उसको कोई ऐसा शख्स मिल जाता है जिससे उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या वो उसको बहुत अच्छा समझने लग जाता है या समझने लग जाती है, तो वो उसको जीवन साथी की जगह लाकर खड़ा नहीं कर सकते। वो उसे अपना दोस्त ज़रूर समझ सकते हैं, ये ज़रूर समझ सकते हैं कि वक्ती तौर पे ये मुझे रिलैक्स कर रहा है या रिलैक्स कर रही है। तो आप गुनाह से इस तरह बच सकते हैं कि आप अपने निकाह को ख़तरे में नहीं डालें। आप खुदा के उस काम को जो आपकी ज़िंदगी में हो चुका है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। तो गुनाह से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि दोस्त को दोस्त की जगह रखा जाए, और बीवी को या शौहर को उसकी जगह रखा जाए। ठीक है, नो डाउट कि आपकी सेटिस्फेक्शन उससे हो जाती है, आप रिलैक्स फ़ील करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है बात करके, आप अपने आंसू भी वहाँ उनके सामने, शोल्डर भी आपको मिल जाता है। मगर उस शोल्डर को गुनाह में ना पड़ने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप उस बाउंड्री को, उस लिमिटेशन को क्रॉस ना करें, फिज़िकली भी और मेंटली भी। ये सोच लें कि मेरा शौहर या मेरी बीवी मेरे लिए है, तो उस सूरत में तो आप गुनाह में नहीं पड़ेंगे। और जब आप खुदा को सामने रखेंगे कि अपनी बीवी के साथ वफ़ादार रहें, अपने वादे याद करेंगे कि खुदा के सामने आपने प्रॉमिसेस क्या किए, दुख और सुख में, बीमारी और तंदुरुस्ती में, तो जब ऑपोजिट साथ चल रहे हैं
तो आप दूसरे को अपना साथी क्यों समझ रहे हैं? अपने साथी के साथ शेयरिंग करना शुरू करें। शायद वो सुनने वाला ना हो, आपको टाइम ना देता हो, मगर एक वक्त आएगा कि वो आपको ज़रूर टाइम देगा। सिस्टर मैं चाहूँगी कि आखिरी क्वेश्चन आपसे लूँ, मगर ये अभी जिस तरह आपने बात की है इसी की कड़ी है कि अभी जिस तरह हमने बात की कि सवाल तो मैंने यही किया था कि वो सेटिस्फायर नहीं है किसी वजह से, हो सकता है टाइम ना देता हो या देती हो। मैं दोनों की बात करूँगी नाज़रीन, कोई ये ना समझे कि मैं शायद सिर्फ औरत की बात कर रही हूँ या मर्द की। कहीं ऐसे लफ्ज़ से आपको लगे तो वो एक फ़्लो में वर्ड निकलता हो तो अलग बात है, अदरवाइज़ मैं दोनों की ही बात कर रही हूँ कि अगर वो दोनों ही एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं है और थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है जी, और वो हमदर्दी है, टाइम भी आपको दे रहा है, आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहा है और आपको इनकरेज कर रहा है आपकी लाइफ में बेटर करने के लिए। अब उसको तो आप दोस्त समझ रहे हैं और वो भी दोस्त है बिलफर्ज, मगर जो आपके आसपास लोग हैं, जो आपके साथ आप ऑफिस में हैं, आपके दूसरे कलीग्स हो सकते हैं, जी, आपके आने जाने में हो सकता है आप एक कन्वेंस से आते जाते हो, कन्वेंस में आपकी गाड़ी में हो सकते हैं, या आपके हो सकता है फ्लैट में रहते हो, या आपके अपार्टमेंट में नज़दीक हो, कहीं भी वो हो सकते हैं, मगर जो आपके सर्कल में दूसरे लोग हैं वो हमेशा गलत सोचते हैं। जी, इवन सबसे बड़ी चीज़ आपका जीवन साथी, वही आपको पॉजिटिव, वो तुम्हारी ये बातें क्यों सुनता है या सुनती है, वो तुम्हें क्यों सपोर्ट करता है, या वो तुम्हारे साथ क्यों इतना इन्वॉल्व हो रहा है, तुम उसके साथ क्यों डिस्कस कर रही होती हो या कर रहे होते हो। तो मतलब ज़्यादातर अब दिन का हिस्सा तो उसका बाहर है, तो जी, ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग जिसके साथ आप ज़्यादा रहते हैं, अगर आप घर में हैं और आपका शौहर या आपकी वाइफ बाहर है, तो आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको समझते भी हैं वो। जी, अब अगर आप बाहर हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अब अगर फैमिली में आना जाना हो जाता है तो गलत ही समझते हैं, तो बिलफर्ज उसके माइंड में कुछ नहीं है, मगर उसके माइंड में डाली जाती है ये चीज़ें, तब वो उस दरवाजे की तरफ रुख उसका चेंज हो जाता है। इस सूरत में क्या होना चाहिए? शाहाना मुश्किल सवाल ही निकालते हो आप एंड में अभी। मगर मैं सिर्फ इसमें यही कहूँगी कि ट्रस्ट, जैसे हम खुदा पे ट्रस्ट करते हैं, हम अनदेखे खुदा पर ईमान लाएं, हमने कोई चीज़ शक नहीं करनी। तो मियाँ बीवी का रिश्ता भी ऐसे ही, या तो जिससे उसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है उसको बताए। अपने हमारे यहाँ रूटीन नहीं है, हम अपने ऑफिस की बातें या घर की बातें शेयर नहीं करते। मेरी और मेरे हस्बैंड की ये शुरू से आदत है, मैं भी जॉब में रही हूँ, वो भी। तो जब हम शाम में बैठते हैं तो हम एक दूसरे से पूछते हैं कि कैसा रहा दिन, किससे मुलाकात हुई, क्या हुआ। तो उससे क्या हो जाता है कि रोज़ जब हम बात करते हैं तो हमें समझ आ रही होती है कि किससे वो ज़्यादा क्लोज़ है, किससे वो बात ज़्यादा करते हैं या सुनते हैं। तो अगर ऑपोजिट जेंडर है जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे पता होगा या मेरे शौहर को पता होगा कि मैं किससे बात करती हूँ। तो जब आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, इंस्टेड के कोई और आकर बताए या घर वाले पिन पॉइंट करें कि ये क्यों आता है, इससे तुम्हारी वाइफ बहुत खुल खुल के बातें कर रही होती है, हंस रही होती है, जब ये आता है तो बहुत अच्छा घर का माहौल हो जाता है। वैसे तो ये हमारे साथ भीगी बिल्ली बनी रहती है, ना बात टाइम भी नहीं करती, गुजारते सारा हैं। दिन हमारे साथ बैठती नहीं है। जब ये लड़का आता है या ये लड़की आती है तो ये तो बड़ा चेंज हो जाता है इसका मूड, और बाज़ औक़ात ऐसे होता भी है। मगर ये है कि यहाँ पर सारा रिश्ता ट्रस्ट पे आपके बिल्ड करता है। ये एक अहम रिश्ता है जिसमें जहाँ ट्रस्ट निकाल दें तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आप यहाँ पर ये नहीं समझती कि हमारी बाउंड्री क्या होनी चाहिए? क्या हमें उसको इतना इजाज़त दे देनी चाहिए अपने उस दोस्त को कि वो हमारी लाइफ में इतना इंटरफेयर करे कि हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो? नहीं, उसमें वही है कि बाउंड्री और लिमिटेशन तो हम शुरू से, जब से हमारा प्रोग्राम बिल्कुल, स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल। हम बात मगर मैं करते ये रहे बात हैं। इसीलिए की है कि हो सकता है कोई आज हमारा प्रोग्राम पहली बार देख रहा हो। जी, तो हम मैं उसी रेफ़रेंस से कहूँगी कि लिमिटेशंस और बाउंड्रीज़ तो हमारी लाइफ में, ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। किसी भी उम्र के हिस्से में हो, तो हमारी बाउंड्रीज़ और लिमिटेशंस हमारे साथ है। जब वो समझ रही है या समझ रहा है कि इससे मेरे घर की लाइफ या मेरे ससुराल में या मेरे घर वालों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, मेरे रिश्ते को नुकसान पहुंच सकता है, तो वो उस बॉर्डर लाइन को और थोड़ा ऊंचा कर सकती है या कर सकते हैं। तो हाथ में आपके ही है, या तो आप बहुत आगे निकल जाओ
या अपने आप को रोक लो। ये औरत पे और आदमी पे ही है। और जहाँ जो अपनी बीवी को बहुत प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, जो शौहर को बहुत इज़्ज़त देते हैं, प्यार करते हैं, वो अपनी लिमिटेशन दूसरे की तरफ आगे कभी भी बढ़ने नहीं देंगे। यहाँ पर मेरे नाज़रीन कहीं ये ना समझें कि मैं फ़ेवर कर रही हूँ इस बात को कि आप दोस्तियाँ करें और अपने रिलेशन को घर से अपनी तवज्जो को, सॉरी मैं रिपीट करूँगी यहाँ पर, कि अपनी तवज्जो को घर से हटाकर अपने दूसरे रिश्तों पर लगाएं और अपना टाइम, अपना एनर्जी दूसरे रिश्तों पर सर्व करें, जबकि उस टाइम की, उस एनर्जी के जो मुस्तहिक हैं वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। और मैं इस बात को भी फेवर नहीं कर रही कि हमें आया दोस्त नहीं बनाने चाहिए, बिल्कुल बनाने चाहिए। एक अच्छा दोस्त बहुत ही खुशनसीब लोगों को मिलता है जो कि आपके गम में, आपकी खुशी में, आपकी हर फीलिंग्स में आपके साथ हो। ऐसे दोस्त एक तो होते भी बहुत कम हैं और मिलते भी खुशनसीब लोगों को हैं। मगर ये बात भी दुरुस्त है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। आपकी पहचान होनी चाहिए। और आजकल के दौर में तो आजकल का छोटा सा बच्चा भी इतनी समझ रखता है कि बड़े ने प्यार सर पर दिया है तो वो किस फीलिंग के साथ दिया है, आया खुशी के साथ दिया है या ज़बरदस्ती दिया है। पहचान की रूह आपके अंदर होनी चाहिए और खुदा का कलाम, खुदा का पाक रूह आपकी रहनुमाई करता है। अगर आपका जीवन साथी आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं मैच करता, आपको नहीं समझता, इसका मतलब ये नहीं है नाज़रीन कि हम दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। दुआ करें, दुआ बंद दरवाज़ों को खोलता है तो बंद जहन तो कुछ भी नहीं। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी दुआएं, आपके रोज़े आपकी फैमिली को खुशहाल करने में बहुत बड़ा ज़रिया बनते हैं। मैं चाहूँगी कि हमने ये जो पूरी सीरीज़ नाज़रीन आपके लिए कोशिश की है कि आपकी रहनुमाई कर सकें, अपनी रहनुमाई कर सकें। मेरा ईमान है कि इस पूरी सीरीज़ से मेरे तमाम नाज़रीन को मैंने बहुत कुछ सीखा है। यकीनन आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। एक आखिरी प्रोग्राम टिप्स पर हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। ज़रूर हमारे साथ रहिएगा इसी वक्त, इसी जगह। मुझे शाहाना को और सिस्टर मोनिका को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।